जीवन में हम सभी सफलता के बहुत सपने देखते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी लक्ष्य बड़ा होने के कारण इस सपने को साकार होने में लंबा वक्त भी लगता है। कई बार भाग्य भी हमें आजमाता है। बार बार मिल रही नाकामी से कई बार मन करता है कि अब छोड़ दें सभी कोशिशें और हार मान लें। बस यही वो समय होता है जब थोड़े से और प्रयास की जरूरत होती है। बस एक और कोशिश आपको सफलता दिला सकती है। एक और कोशिश आपके सपनों को सच कर सकती है। एक और प्रयास आपकी मेहनत, बलिदान और संघर्ष को साकार करके रोशन करता है ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले सुर्खियां। रूसी मिसाइलों की खरीद को लेकर तुर्की और अमेरिका में बढ़ी तल्खी। अमेरिका ने तुर्की को F-35 विमानों की बिक्री पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति के लिए ओबामा प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। ईरान समझौते को बचाने में जुटे यूरोपीय देश। जर्मनी और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। जर्मनी ने की ईरान के परमाणु ईंधन उत्पादन कार्यक्रम की आलोचना। कहा ईरान को बाकी बचे देशों के लिए करना होगा समझौते का पालन। रूस ने वर्तमान स्थिति के लिए अमेरिका को बताया दोषी। और जर्मनी की उर्सुला वॉन दे लेन बनी यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष। सोशलिस्ट और लिबरल सदस्यों के सहयोग के बिना भी जीता चुनाव। शरणार्थी समस्या से निपटना, ब्रेक्जिट और यूरोप को साथ लेकर चलना होंगी प्रमुख चुनौतियां। अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव का दूसरा दौर शुरू हो गया है। इस बार तनाव है तुर्की द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने पर, जिसके चलते अमेरिका ने तुर्की को F-35 विमान देने से मना कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने यह साफ किया है कि उसका तुर्की पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यह है रूस में बनी S-400 मिसाइल, जो 150 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकती है। हाल ही में तुर्की के अंकारा के पास एक एयरबेस में इन मिसाइलों की डिलीवरी हुई। इससे पहले कि ये मिसाइलें युद्ध में इस्तेमाल हो पाती, ये तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव का कारण बन गई हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने इन मिसाइलों को देश की सुरक्षा के लिए अहम बताया। हमें S-400 मिसाइलें मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने हमसे कहा कि आप इन मिसाइलों को खरीद नहीं सकते, उन्हें रख नहीं सकते, लेकिन आज 8 जहाज इन मिसाइलों को लेकर आ गए हैं। ये प्रक्रिया हम 2020 तक पूरी कर लेंगे। अमेरिका की प्रतिक्रिया इस मसले पर नपीतुली थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सारा इल्जाम तुर्की पर नहीं लगाया। अलबत्ता उन्होंने इस घटनाक्रम के लिए ओबामा प्रशासन को दोषी ठहराया। ओबामा प्रशासन ने उनके लाख कहने पर भी उन्हें पेट्रियट मिसाइलें बेचने से मना कर दिया। उनके पास इस तरह के मिसाइल का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन रूस की मिसाइलें उन्हें उपलब्ध थीं। जब उन्होंने रूस से कारोबार कर लिया, तब ओबामा प्रशासन ने उन्हें पेट्रियट मिसाइल बेचने की बात कही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुर्की द्वारा S-400 मिसाइलों की खरीद के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो F-35 विमान कार्यक्रम से उसे अलग कर रहा है। पिछले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने देखा कि तुर्की ने रूसी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी की मंजूरी दी है। मैं आज यहाँ 3 चीजों को उजागर कर रही हूँ। पहला, अमेरिका को F-35 कार्यक्रम और आपूर्ति श्रृंखला में पूरा भरोसा है। दूसरा, अमेरिका तुर्की को F-35 के सदस्य देशों की साझेदारी से अलग करता है और अमेरिका तुर्की के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को महत्व भी देगा। As President Trump said in his statement today, the U.S. still values our strategic partnership with Turkey.
अमेरिका और तुर्की के बीच आए इस तनाव को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है, खासकर तब जबकि तुर्की नाटो का सदस्य है। लाजमी है कि तुर्की की रूस से बढ़ती नजदीकी अमेरिका को खले। इससे पहले भी अमेरिकी पादरी ब्रंसन की तुर्की में गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका और तुर्की के संबंधों के बीच में तल्खी आ गई थी। दूसरी तरफ तुर्की के आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वो अमेरिका के साथ विवाद ले सके। जब से S-400 विवाद शुरू हुआ है, तुर्की की मुद्रा लीरा में भी भारी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अब ये विवाद कैसे निपटेगा, नाटो का भविष्य इस पर निर्भर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद से कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत बंद हो गया है। दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसने परमाणु ईंधन के उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। ऐसे में ईरान समझौते में शामिल सभी देश इस समझौते को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस हफ्ते भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी देश की सेना ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया। हालांकि ईरान ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। बॉक्सर ने एक ईरानी ड्रोन के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की जो लगभग 1000 गज की दूरी पर आ गया था। उसने कई चेतावनियों की अनदेखी की। ड्रोन को तुरंत नष्ट कर दिया गया। The Boxer took defensive action against an Iranian drone. इस बीच ईरान समझौते में शामिल देशों के बीच समझौते को बचाने की कोशिशें चलती रहीं। इसी कवायद में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास से मुलाकात की। जर्मनी ने ईरान द्वारा परमाणु ईंधन के उत्पादन में बढ़ोतरी की आलोचना की और कहा कि अमेरिका भले ही समझौते से निकल गया हो, लेकिन अब भी 5 देश इस समझौते में शामिल हैं, जिसे देखते हुए ईरान को समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए। ये भी सच है कि हम में से जो ईरान के सौदे में रह चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि ईरान इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगा। हम भुगतान उपकरण इंस्टेक्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहे। पिछले दिनों और हफ्तों से हम तेहरान से जो सुन रहे हैं, वे स्वीकार्य नहीं है। रूस ने वर्तमान स्थिति के लिए ईरान से ज्यादा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उसने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका का ईरान समझौते से अलग होने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय और सभ्य संवाद के नियमों के खिलाफ है। इसलिए फैसले में शामिल दूसरे देशों को अधर में छोड़ दिया है। हमारे समझ से यूरोपीय सहयोगी और अधिक स्पष्ट नीति अपना सकते हैं। диверсификации маршрутов и минимизации транзитных рисков. При этом, как мы сегодня и подтвердили, इस बीच तेल के टैंकरों को जब्त किए जाने को लेकर ब्रिटेन और ईरान के बीच भी विवाद छिड़ गया है। लेकिन ब्रिटेन प्रधानमंत्री टेरेसा मे का भी मानना है कि इस समझौते को बचाना ही सभी के हित में होगा। चुनौती चाहे कोई भी हो, हमें ईरान समझौते को बचाने के लिए उसी तरह प्रयास करने होंगे जिस तरह हमने पेरिस जलवायु समझौते को बचाने के लिए प्रयास किया था। हमने इस समझौते के लिए काफी मेहनत की थी। यहाँ कई सदस्य हैं जो समझते हैं कि प्रतिबंधों के हट जाने के बाद कुछ देश दुनिया के इस भाग में अव्यवस्था फैला सकते हैं। हमें इस चुनौती का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। ये समझौता भी एकमात्र रास्ता है जिससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सकता है। ईरान भी इस मसले पर अपना नजरिया दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में देश के विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात की। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी कहा है कि वो ईरान की सरकार से जल्द बातचीत करेंगे। इन सब प्रयासों के बीच सभी की निगाह अमेरिका पर होगी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मसले पर प्रगति हुई है, लेकिन क्या ये प्रगति दोनों देशों को बातचीत के लिए आमने सामने बैठा पाएगी? जब तक ऐसा नहीं होता, समझौते में शामिल देशों के लिए ईरान को समझा पाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले होने वाले राजनीतिक प्रहार अभी से शुरू हो गए हैं। ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महिला सेनेटर्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामला इतना उलझ गया है कि यह विवाद ट्रंप को राजनीतिक लाभ कम, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है और ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। Somebody has a problem with our country. If somebody doesn't want to be in our country, they should leave. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिलसिलेवार ट्वीट करके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 4 महिला सांसदों को देश के बाहर चले जाने को कहा और इसके बाद अमेरिका में एक नई बहस शुरू हो गई। इन ट्वीट के बाद ट्रंप पर नस्ल भेदी होने के आरोप लगाए जाने लगे। 4 डेमोक्रेटिक महिला सांसदों पर नस्लवादी टिप्पणी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन महिलाओं को अमेरिका विरोधी बता दिया, जिससे विवाद को और तूल मिल गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन महिलाओं को अमेरिका के दुश्मनों से प्यार है और अगर वो खुश नहीं हैं, तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये उनके ऊपर है कि वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं या रह सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे देश से प्यार करना चाहिए, न कि नफरत। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जिसमें हमारे देश के प्रति और इजराइल के प्रति दूसरों के बारे में भयानक बयान है। उन्हें हमारे देश से प्यार करना चाहिए और उन्हें हमारे देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी महिला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसकी ओर था लोग समझ गए। जिन 4 लोगों के बारे में ये बात कही गई, उनमें अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, रशीदा तलीब, आयाना प्रेस्ली और इल्हान ओमार शामिल हैं। ये चारों महिला सांसद जातीय रूप से विविध पृष्ठभूमि की हैं। इन सभी ने राष्ट्रपति को नस्लवादी करार दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन महिलाओं का समर्थन किया। व्हाइट हाउस की सदस्य होने के बावजूद हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी संख्या 4 से ज्यादा है जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। जो पीछे छूट रहे हैं, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो समानता के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक मिले। अफसोस की बात है कि ये पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार होगा जब हम राष्ट्रपति की बिगड़ी हुई भाषा सुनेंगे। हम जानते हैं कि प्रशासन हमारे देश में निवासियों को और अमेरिकी लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से वह इस देश के लोगों के रंग के बारे में महसूस करते हैं, जिस तरह से वह अप्रवासियों के बारे में महसूस करते हैं, उन्हें अब इस भेदभाव की अवधारणा को छोड़ना होगा और उस अवधारणा से आगे बढ़ने का समय है जिसे हम लंबे समय से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। Conception of an America that we have tried to move past for a long time. डेमोक्रेट्स के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी राष्ट्रपति की भाषा की आलोचना की। मामला इतना बढ़ा कि अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये भारी बहुमत से खारिज हो गया। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सबसे हास्यास्पद करार देते हुए कहा, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद अल ग्रीन की ओर से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा ने 95 के मुकाबले 332 मतों से खारिज कर दिया, जबकि एक दिन पहले ही इसी सदन ने डेमोक्रेटिक महिला सांसदों के खिलाफ ट्रंप की नस्लीय टिप्पणी की निंदा की थी। निंदा प्रस्ताव मंगलवार को 187 के मुकाबले 240 वोटों से पारित किया गया था। President's comments about our colleagues this weekend showed that he does not share those American values. इस सप्ताह के अंत में हमें राष्ट्रपति की टिप्पणियों के बारे में पता चला। व्हाइट हाउस की ये टिप्पणियां घृणित और नस्लवादी हैं। हम सभी ने उस टिप्पणी को न केवल हमारे सदस्यों के बारे में बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के बारे में भी सुना है। हमारे सदस्यों पर उन हमलों के लिए जवाब देना जारी रहेगा। To those attacks on our members which reflect a fundamental disrespect for the beautiful diversity of America. प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने के बावजूद प्रस्ताव का गिरना इस बात की पुष्टि करता है कि सियासी मतभेद के बावजूद डेमोक्रेट सांसद अभी ट्रंप पर महाभियोग चलाने को तैयार नहीं हैं। इल्हान ओमर, राशिदा तालिब,
एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज और अयाना प्रेस्ले। ये 4 महिलाएं पिछले साल नवंबर में अमेरिका में सांसद चुनी गईं और सबने अपनी जीत से एक नया इतिहास बनाया। ये सभी अप्रवासी अमेरिकी हैं और चारों ही अश्वेत हैं। इन्होंने ट्रंप सरकार की अप्रवासी नीति की आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ा और पहली बार एक महिला को कमीशन का अध्यक्ष चुना गया। ये महिला है जर्मनी की उर्सुला वॉन देर लेyen। हालांकि उर्सुला को इस पद को पाने के लिए कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा। अब जब वो यूनियन के अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो उनके सामने चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष की इस कुर्सी को हासिल करने के लिए जर्मनी की उर्सुला वॉन देर लेyen को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें लिबरल और सोशलिस्ट सदस्यों का सहयोग नहीं मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्हें 383 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी डेविड ससोली को 327 वोट मिले। इस मौके पर उर्सुला ने पूरे यूरोप को मजबूत बनाने और विकास की राह पर ले जाने की बात कही। Mr. President, and honorable members of this parliament, I feel so honored and I'm overwhelmed. आपने मुझ पर और यूरोप पर जो भरोसा और विश्वास जताया है उसके लिए शुक्रिया। ये विश्वास यूरोप की एकता में विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि यूरोप के देश आपस में संघर्ष न करके भविष्य की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करेंगे। आगे का काम पूर्ण करने के लिए हमें विनम्रता से सबको साथ लेना होगा। Your confidence in a Europe that will take the big challenges of our times together. The task ahead of us humbles me. उर्सुला की जीत के बाद भी कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लिबरल और सोशलिस्ट सदस्यों को उनसे क्या आपत्ति थी, जबकि वो उनके ही कई मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण और यूरोपीय एकता पर चुनाव लड़ रही थी। उर्सुला को कई जर्मन सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिला। Ich bin sehr dankbar, dass die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ये थोड़ा अजीब था कि पहला जर्मन निवासी 50 वर्षों में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नेता पद पर आसीन हुआ और उसे यूरोपीय संसद में कुछ SPD और द ग्रीन सांसदों का समर्थन नहीं मिला। जर्मनी में भी कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। seltsamer und befremdlicher ist die Tatsache, उर्सुला को यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष उस समय चुना गया है जब यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर गतिरोध है। ब्रेक्जिट अब भी अधर में लटका हुआ है। माइग्रेन की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिन नए अध्यक्ष के लिए चुनौतियों भरे रहेंगे। मैं लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए उनको बधाई देता हूं। इन लंबित कार्यों में परमाणु सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय प्रमुख है। ऐसी शरणार्थी समस्या के लिए मानवीय राजनीति की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन के 50 साल के इतिहास में उर्सुला पहली महिला हैं जिन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। उनके सामने 50 करोड़ यूरोपवासियों को साथ लेकर चलने, उनके विकास और उनके हितों की रक्षा की बड़ी चुनौती है। और जिस कांटे की टक्कर के बाद वो चुनी गई हैं, उनकी सफलताओं और असफलताओं पर उनके विरोधियों की पैनी निगाहें हमेशा बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तान में जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को बुधवार को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आतंकी गतिविधियों को धन देने का आरोप लगाया गया है।
हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है और उस पर अमेरिकी सरकार ने इनाम भी रखा है। गौरतलब है कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी ठीक उस समय हुई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका जाने वाले हैं। भारत ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी को छलावा मात्र बताया है। जापान के क्योटो शहर के एनिमेशन स्टूडियो में लगी आग से 36 लोगों की मौत हो गई। ये आग 41 साल के एक व्यक्ति ने जानबूझकर लगाई। जब स्टूडियो में आग लगी तब इसमें करीब 70 लोग काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में वो लोग सबसे ज्यादा थे जिन्होंने इमारत के छत पर पनाह लेने की सोची। आग को बुझाने में दमकल विभाग की करीब 30 टुकड़ियों को लगाया गया। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेक्सिको के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड में से एक एल चापो गजमैन यानी एल चापो को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर $12.6 बिलियन का जुर्माना भी लगाया है। एल चापो 2 बार मेक्सिको की जेल को तोड़कर भाग चुका है। अपने 25 साल की गैर कानूनी गतिविधियों के समय एल चापो ने हजारों टन मादक पदार्थों की अमेरिका में स्मगलिंग की। उसने अपना गैर कानूनी कारोबार चलाने के लिए कई लोगों का खून भी किया और मेक्सिको के कई अधिकारियों को घूस भी दी। अब सजा के बाद उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। अमेरिकी चिप मेकर क्वालकॉम पर यूरोपीय कमीशन ने 242 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। कंप्यूटर चिप बनाने वाली इस कंपनी पर आरोप है कि इसने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी आइसेरा को बाजार से निकालने के लिए अपने चिप का दाम लागत से भी कम रखा। ये मामला 2009 से 2011 के बीच का है। 2011 में आइसेरा को अमेरिकी कंपनी नवीदिया ने खरीद लिया था, जिसने 2015 में इसका चिप का कारोबार बंद कर दिया था। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ये जुर्माना क्वालकॉम की 2018 के टर्नओवर का 1.27% है। 8 साल से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर रही क्रिस्टीन लगार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कुछ ही दिनों में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभालने जा रही हैं। वो ये पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। क्रिस्टीन लगार्ड ने 5 जुलाई 2011 को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला था। 2016 में उन्हें फिर से 5 साल के लिए इसी पद के लिए चुना गया था। IMF से पहले क्रिस्टीन फ्रांस की वित्त मंत्री भी रह चुकी थी। और आइए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और डालते हैं एक नजर जीवन के कुछ खूबसूरत पहलुओं पर। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। क्रोएशिया के तटों पर खूबसूरत सैंड कारीगरी ने सभी का मन मोह लिया। निरेत्वा नदी के किनारों पर बेहद मनमोहक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए। यहाँ हर साल ज़ेन ओपुजिन आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्रोएशियन आर्टिस्ट निकोला फेलर ने रेत पर ये सुंदर डिजाइन उकेरी। सुबह के वक्त बनाए गए ये डिजाइन दोपहर होते होते लहरों में समा जाया करती हैं। 2014 में शुरू हुआ फेस्टिवल कई कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मकसद क्रोएशिया में युवाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2013 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद से क्रोएशिया से सैकड़ों लोग यूरोप के दूसरे हिस्सों में पलायन कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के वेवे में वाइन फेस्टिवल की रौनक देखने को मिल रही है। ये वाइन फेस्टिवल अपने आप में ऐतिहासिक है। स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला वाइन फेस्टिवल एक तरह से एक जनरेशन में एक बार ही मनाया जाता है। फेटेडेस विग्नेरॉन्स नाम के इस फेस्टिवल का आयोजन हर 20 साल में एक बार होता है, या कहीं कि एक सेंचुरी में 5 बार। इस आयोजन में देश के वाइन मेकर्स को सम्मानित किया जाता है। ये फेस्टिवल 17वीं शताब्दी से मनाया जाता आ रहा है। 1797 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था और इससे पहले 1990 में ये फेस्टिवल मनाया गया था। आपने संगीत प्रेमियों को ग्लासटनबरी और कोचेला जाते देखा होगा और फिल्मों के फैंस को टोरंटो और कांस। लेकिन अब आप देखिए इन लोगों को जिनका अंदाज सबसे जुदा है। अलग अलग कॉमिक कैरेक्टर के रूप में नजर आ रहे ये लोग इकट्ठा हुए हैं सैन डिएगो में, जहां अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत फेस्टिवल मनाया जाता है। इस साल कॉमिक कैरेक्टर के रूप में जश्न मनाने की 50वीं सालगिरह है। 50 साल पहले सैन डिएगो में इस फेस्टिवल की जब शुरुआत हुई थी तब इसमें शामिल होने के लिए कोई भी नहीं आया था, लेकिन आज यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग, वो भी पैसे देकर, इस आयोजन में शामिल हुए हैं। अलग अलग कॉमिक कैरेक्टर में सजने की होड़ में ये लोग कुछ पलों के लिए असल जिंदगी से अलग कहानियों की दुनिया में जीकर रोमांच का अनुभव करते हैं। लोकप्रिय फैंटेसी ड्रामा शो गेम ऑफ थ्रोन्स ने एमी 2019 की 32 श्रेणियों में नामांकन हासिल किया है। ये एक नया रिकॉर्ड है।
ये नामांकन किसी भी शो के इकलौते सीजन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नामांकन है। 71वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन की घोषणा मंगलवार को हुई। इस साल की शुरुआत में गेम ऑफ थ्रोन्स ने अंतिम सीजन के साथ अपनी कहानी का अंत कर दिया था। 32 नामांकन प्राप्त करके शो ने NYPD ब्लू के 1994 में बनाए गए 26 नामांकन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। HBO पर प्रसारित होने वाले गेम ऑफ थ्रोन्स के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किट हारिंगटन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एमिलिया क्लार्क को, वहीं 4 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्रियों में ग्वेंडोलिन क्रिस्टी, लेना हेडी, सोफी टर्नर और मैसी विलियम्स को नामांकन मिला है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में अल्फी एलन, निकोलस कोस्टर और पीटर डिंकलेस को नामांकित किया गया है। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।